आप सभी को नमस्कार। मैं पूजा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण हम एक नया सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम हिंदी व्याकरण का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। शुरू से अंत तक संपूर्ण जानकारी हम एक एक कर इस वीडियो में या इस सीरीज़ में देखेंगे। हमारा जो प्रथम अध्याय है वो है भाषा और लिपि। जैसे कि आप देख सकते हैं, भाषा एक ऐसा माध्यम है जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि हिंदी व्याकरण में सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है वो है भाषा। तो हमारा प्रथम अध्याय है भाषा और लिपि। इस वीडियो में हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप सभी, पहले हमें ये जानना है कि भाषा क्या है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि भाषा हर प्राणी अपने सुख दुख अथवा इच्छा अनिष्टा को किसी न किसी तरह व्यक्त करता है। कुत्ता पूंछ हिलाकर अपनी प्रशंसा और कृतज्ञता व्यक्त करता है, तो गुर्रा कर अपना क्रोध। प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरे तो वह आंखें मूंदकर शांति और सुख की अभिव्यक्ति करता है। दूर से बिल्ली को आते देखकर पक्षी उड़ जाते हैं। गूंगा व्यक्ति एक हाथ पेट पर फिराए या दूसरे को किसी के सामने फैलाकर भूखे होने का अभाव दर्शाते हुए खाना मांगता है, तो बच्चा रोकर अपनी भूख प्यास व्यक्त करता है। ये सभी क्या है? संप्रेषण के माध्यम है या साधन है, अर्थात अपने भावों को व्यक्त करने के साधन है, किंतु इसमें विचार विनिमय की क्षमता नहीं होती है। इसीलिए इनसे किसी सभ्य समाज का काम नहीं चल सकता है। ठीक है, भाषा अधिकांश सामाजिक कार्य व्यापारों और व्यवहारों में मनुष्य को एक दूसरे के साथ भावों और विचारों का आदान प्रदान करना पड़ता है। विविध रूपों में अपनी बात पर बल देना होता है। यह काम केवल भाषा ही कर सकती है। किसी अन्य सांकेतिक साधन से यह संभव नहीं है। उदाहरण के लिए, विद्यार्थी चाहे हिंदी पढ़ रहे हो अथवा गणित, चाहे विज्ञान का अध्ययन कर रहे हो या सामाजिक ज्ञान का, जब तक उपयुक्त भाषा का उपयोग नहीं करेंगे तब तक वे कुछ भी नहीं सीख सकेंगे। स्पष्ट है कि भाषा के बिना समाज का कोई भी कार्य नहीं चल सकता है। यह हम सभी जानते हैं इस बात को कि भाषा जो है वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन है। न मित्रों के साथ बातचीत संभव है, न सरस हास परिहास, न ज्ञान विज्ञान की चर्चा हो सकती है, न समाचार संप्रेषण ही, क्योंकि सभी विकसित संप्रेषणों का आधार क्या है? भाषा है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि संसार के संपूर्ण ज्ञान और विज्ञान तथा सभ्यता संस्कृति का आधार क्या है? एकमेव आधार क्या है? भाषा है। भाषा वह साधन है, भाषा की परिभाषा है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने भाव या विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के भाव और विचार सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं। जैसे कि अगर आपको भूख लगती है, ठीक है, तो आप क्या करते हो? अगर आप इशारे से सामने वाले को बताते हो, ठीक है, तो उसे ये ज़रूरी नहीं कि आप जो कह रहे हो वही समझ में आ रहा हो। इसीलिए भाषा जो एक ऐसा साधन है जिससे हम अपने विचार स्पष्ट रूप से सामने पहुंचा सकते हैं। हम अब देखेंगे भाषा के विविध रूप। ठीक है, कि भाषा कितने प्रकार की होती है। तो ये हम सभी जानते हैं कि संसार में अनेक विकसित और
अविकसित भाषाएं बोली जाती है, जिसमें ऐसे कई नाम हैं जो हम सब जानते हैं, जैसे कि संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, जर्मनी, फ्रांस, रूसी, चीनी, जापानी, अरबी, फ्रांसी आदि जो सब क्या है, ये विश्व की प्रमुख भाषाएं मानी जाती है। अब हमारे देश में कौन सी भाषाएं बोली जाती है? हमारे देश में संस्कृत और हिंदी के अलावा उर्दू, सिंधी, बंगाली, असमिया, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़म, पंजाबी आदि अनेक विकसित भाषाएं हैं जो हमारे देश में क्या है, बोली जाती है। अब हम देखेंगे आगे हिंदी और उसका महत्व। हिंदी हमारे देश की क्या है, प्रमुख भाषा है। इसके बोलने वालों की संख्या देश में सबसे अधिक है। भारत के प्रत्येक क्षेत्र में इस भाषा से काम चलाया जा सकता है। इस प्रकार यह देश के विभिन्न भाषाभाषियों लोगों के बीच क्या करती है, संपर्क भाषा का काम करती है। इसके राष्ट्रीय महत्व, ऐतिहासिक भूमिका तथा इसे बोलने वालों की विशाल जनसंख्या को देखकर 14 सितंबर 1949 को इसे क्या माना गया, राजभाषा का से सम्मानित किया गया। आप सभी ये कमेंट करके बताइए कि राजभाषा किसे कहा जाता है। हिंदी का क्षेत्र विशाल है। यह संपूर्ण देश में विभिन्न रूपों में विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयुक्त हो रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश हिंदी क्षेत्र कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त पंजाब, कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल और दक्षिण के अनेक राज्यों तथा क्षेत्रों में संपर्क भाषा के रूप में इसका उपयोग हो रहा है। आज विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में इसके अध्यापन की व्यवस्था है तथा भारत के अनेक राज्यों में दर्जनों विश्वविद्यालयों और सैकड़ों महाविद्यालयों में इसका उपयोग शिक्षा के माध्यम के रूप में भी हो रहा है। आगे देखेंगे हम भाषा और बोली। ये हमारा आखिरी पॉइंट है। अपेक्षाकृत सीमित क्षेत्र में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा सामान्य रूप से क्या कहलाती है, बोली कहलाती है। 5-10 कोस की दूर पर इसके उच्चारण और व्याकरण में थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। कहा भी गया है, एक प्रसिद्ध कहावत है जो आपने भाषा के लिए सुनी होगी, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी। अर्थात कि जैसे कोस कोस पे पानी बदलता है, वैसे ही हर 4 कोस में क्या है, भाषा के उच्चारण में हमें बदलाव दिखाई देता है। बोली की अपेक्षा जब इसका रूप थोड़ा विस्तृत और व्यापक हो जाता है तो इसे उपभाषा कहा जाता है। जब किसी उपभाषा में साहित्य रचना होने लगती है तो इसे क्या कहा जाता है, भाषा कहा जाता है। कभी कभी किसी महत्वपूर्ण उपभाषा में कालिज्य साहित्य की रचना होने पर भी वह किसी और अधिक व्यापक भाषा की उपभाषा ही कहलाती है। जैसे अवधी और ब्रज हिंदी की 2 महान उपभाषाएं हैं जिसमें उच्च कोटि का साहित्य विद्यमान है, किंतु हिंदी खड़ी बोली की व्यापकता और इसके महत्व के कारण आज ये दोनों हिंदी की प्रमुख क्या है, उपभाषाएं कहलाती है। इस प्रकार हमने आज के वीडियो में भाषा के बारे में अध्ययन किया कि भाषा किसे कहा जाता है। हम अगले वीडियो में लिपि किसे कहा जाता है इसका अध्ययन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।